हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के टॉपिक पुट की, जिसमें हम सारे पुट पढ़ेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पुट की परिभाषा याद करते हैं, जो कि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो आने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। तो पुट की परिभाषा सबसे पहले श्लोक देखते हैं। रस आदि द्रव्य पाकानाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम नेष्टो यानी ना इष्टो न्यून अधिक पाकाः सुपक्वम हितम औषधम। तो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न यानी रस आदि में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आदि द्रव्यों के पाक या भस्म करने के लिए अग्नि के मान को सूचित कराने वाला माध्यम को पुट कहते हैं। यानी वो माध्यम जिससे अग्नि का मान सूचित किया जाता है, जिससे अग्नि का मान पता चलता है, वो पुट है। ठीक है। न्यून या अधिक पाक करना अभिष्ट नहीं होता। अभिष्ट मतलब कारीगर यानी सक्सेसफुल। उसे कम पाक करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं है, ज़्यादा पाक करोगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अच्छे प्रकार पक्व औषधि ही लाभकारी होती है। कम पकाना और ज़्यादा पकाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल्पनाओं में बताई थी। जैसे संधान कल्पना में मैंने आपको बताया था, अवलेह कल्पना में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर वो बात उस तरह से कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, खाना की ही बात कर लो, चलो अवलेह कल्पना की भी बात मत करो। खाना को कम पकाओगे तो भी वो सक्सेस नहीं होगा। खाने को बहुत ज़्यादा पका दोगे यानी जला दोगे तो भी वो खाने लायक नहीं होगा। ठीक वही प्रकार है औषध का, कि किस तरह से उसे अग्नि देनी है, कितना अग्नि का मान रखना है। जो आपको इसका ज्ञान दे, जो ये चीज़ें सूचित कराए, दैट इज़ नोन एज पुट। ठीक है। तो ये पुट की परिभाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं पुट का प्रयोजन एवं परिणाम। पुट पाक की गई औषधियाँ निर्दोष एवं गुणक होती हैं, यानी उसमें गुण होते हैं। पुट द्वारा पाचित औषधियाँ निरुद्ध, वारितर, दीपन, पाचन गुणों से युक्त हो जाती हैं। यानी भस्म की बात कर रहे हैं, जो वो भस्म होती है वो किस तरह की होती है। पुट द्वारा भस्म में विशेष गुण प्राप्त होते हैं, अतः रस शास्त्र द्रव्यों का पाक पुट द्वारा ही किया जाता है। पुट देने पर लौ आदि धातु भस्म होकर अपुनर्भव एवं उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। अपुनर्भव, मतलब नहीं आ पाता, पुनर्भव यानी अपने पुनर मतलब पहले वाले रूप में नहीं आ पाता है। जैसे मैंने लोहे की भस्म बनाई, अब मैंने उसे विशिष्ट द्रव्य औषध द्रव्य के साथ उसे रिएक्ट कराया, लेकिन वो वापस से लोहा नहीं बना। दैट इज़ नोन एज गुड भस्म, यानी वो अच्छी भस्म है, वो वापस से अपने स्वरूप में नहीं आई है जो वो पहले थी, यानी वो लोहा नहीं बनी है। जो लोहा भस्म थी वो लोहा नहीं बनी है, दैट इज़ नोन एज अपुनर्भव भस्म। वो लोहा कब बनेगी? जब उसे अच्छे से पाक नहीं किया जाएगा तो वो लोहा बन जाएगी, लेकिन जब अच्छे से उसका पाक हो जाता है तो वो वापस से अपने पहले वाले स्वरूप में नहीं आती है, दैट इज़ नोन एज अपुनर्भव। इसमें रेखापूर्ण वारितर गुण आ जाते हैं। ठीक है। ये मैंने सारे टर्म्स आपको भस्म के 18 जो हमारा भस्म का परीक्षा होती है, भस्म की परीक्षा, वो 18 तरह की होती है। वो मैंने आपको परिभाषा टर्मिनोलॉजीज़ वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, आप वो जाकर ज़रूर से देखिएगा। पुट के प्रभाव से भारी पत्थर भी हल्का होकर शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला एवं अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है। पुट से एक तो भस्म बन जाती है, और क्या करता है कि जो भारी होते हैं पत्थर जैसे, वो भी हल्के होकर शरीर में शीघ्रता से फैल जाते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करने वाले हो जाते हैं। जारित पारद की अपेक्षा पुटपाक द्वारा निर्मित लौ आदि भस्में अधिक गुणवान होती हैं। जारित मतलब जारण, जारित पारद यानी जब पारद के साथ जारण किया जाता है, उस हिसाब से इस पर MCQ बन सकता है। तो लौ आदि भस्में किससे ज़्यादा अच्छी बनती हैं? पुटपाक द्वारा। पुट का प्रभाव दोष हानि, गुण उदय, निरुद्ध, दीपन, वारितरत्व, रेखापूर्णता, शीघ्र व्याप्ति, सूक्ष्मता। अब तक का जो हमने थ्योरी में पढ़ा वो सारा शॉर्ट में ये था। अब पुट की संख्या सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ, तो ये चीज़ एक होता है ना
कॉमन फॉर्मेट जो है इनका कि सामान्यतः रोगनाशक गुण प्राप्ति के लिए 1 से 100, ठीक है, कि अगर आपको रोगनाशक गुण उत्पन्न करने हैं तो उसमें 1 से 100 पुट दिए जाते हैं, तथा वाजीकरण के लिए कितने 10 से 500 पुट तक वर्णन मिलता है, क्योंकि वाजीकरण के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे ताकि वो वाजीकरण और रसायन का काम करे। तो इस वजह से उसके लिए 10 से 500 पुट है और नॉर्मल के लिए 1 से 100 पुट है। पुट पाक विधि ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें भी आप पुट करोगे उसके लिए। तो भस्म करने योग्य शुद्ध द्रव्यों को भावना देकर छोटी छोटी चक्रिका बनाकर सुखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्य का चूर्ण कर लेंगे और उसे भावना देंगे, जैसे नीम पत्र स्वरस से भावना देना है, या फिर क्षीर से या जल से, जिससे भी आपको भावना देनी है उसे भावना देकर उसे एक पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को टिकिया के आकार में बनाकर फिर उसे सुखा देते हैं। फिर शराब संपुट में बंद करके संपुट का संधि बंधन कर सुखा देते हैं। तो फिर हमने 2 शराब रखे, यानी जो 2 दिए होते हैं जो दिवाली पर जलाए जाते हैं, तो एक दिया रखा, उसके अंदर चक्रिका रखी, ऊपर से दूसरे दिए से उसे ढक दिया और फिर 7 बार कपड़ मिट्टी करके उसे सुखाकर उसका संधि बंधन कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में निर्दिष्ट पुट द्वारा पाक करके स्वांग शीत किया जाता है। तो बाद में निर्दिष्ट पुट यानी महापुट है, गजपुट है, लावक पुट, कुक्कुट पुट, जो भी पुट उसमें निर्देशित है वो पुट देकर उसे स्वांग शीत, यानी स्वांग मतलब अपने खुद से ही ठंडा होने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उठा के फ्रिज में रख देंगे, नहीं, जब तक वो नेचुरली ठंडा नहीं हो जाएगा उसके बाद सावधानी से शराब को खोलकर, जो हमने कपड़ मिट्टी करी थी उसे खोलकर सावधानी से टिकिया को निकाल लेते हैं, जो टिकिया हमने बनाई थी, और उसको चूर्ण करके उपरोक्त प्रक्रियाओं को पुनः पुनः किया जाता है। अब हमने वो निकाल ली टिकिया, उसका फिर से चूर्ण बना लिया, और फिर से अगर हमें एक बार और पुट देना है, जैसे 10 बार देना है, तो 10 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है। समझ आ गया कि पुट पाक की विधि क्या है। अब हम देखते हैं पुट के भेद कितने होते हैं। तो ताप ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, यानी ताप का क्या मतलब है, टेम्परेचर के आधार पर सूर्यपुट, चंद्रपुट और अग्निपुट 3 प्रकार का होता है। टेम्परेचर के हिसाब से सूर्यपुट, चंद्रमा, चंद्रपुट और अग्निपुट, ठीक है। और उसके बाद अग्नि के आधार पर क्या होता है, महापुट, गजपुट, वारापुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, भूधरपुट, बालुकापुट, लावकपुट, गोबरपुट आदि अनेक प्रकार के पुट होते हैं। अब हम एक एक करके जो हमारे सिलेबस में है उन्हें कवर करते हैं, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सूर्यपुट की बात करते हैं। किसी भी द्रव्य को भावना देने वाली औषधियों के स्वरस, कषाय आदि से भावित करिए, यानी पहले भावना दे दो, जिस भी द्रव्य का निर्देश दिया गया है उससे भावना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। धूप में रखकर सुखाने की विधि को सूर्यपुट कहते हैं। आपने अग्नि 3 तरह का हमने पुट पढ़ा था, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो यहाँ पर सूर्य की बात करें तो यहाँ पे अग्नि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूर्य से सुखाना है, तो उसे क्या करेंगे, धूप में रखकर सुखाने की विधि को सूर्यपुट कहते हैं। इसे रौद्रपुट या भानुपाक, क्यों, क्योंकि रौद्र और भानु किसका पर्याय है, सूर्य का, तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। चंद्रपुट की बात करते हैं तो चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा के लिए भस्म में द्रव्यों को लेकर भावना देंगे। सब में पहले भाव नहीं दी जाती है, नई बात नहीं है, इसलिए बार बार आएगा, बार बार इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, उसे चंद्रपुट कहते हैं, जैसे चंद्रपुटी प्रवाल भस्म। एग्जाम्पल याद करना इसका इंपॉर्टेंट है कि क्या है, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म। तो हमने कौन कौन सी कर ली है उस पर हम टिक लगाते जाएंगे, चंद्रपुट, सूर्यपुट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गोबरपुट की, गोबरपुट, ठीक है। गोबरपुट देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि गौशाला में गाय के खुर से मर्दित गोबर का शुष्क चूर्ण ही गोमय कहलाता है।
तो समझ आ गया, गौशाला में जो गाय के खुर से यानी पैरों से जो मर्दित जो गोबर है, जो उसका शुष्क चूर्ण है, वही क्या कहलाता है, गोमय कहलाता है। तो पारद भस्म निर्माण के लिए गोबर या तुषों द्वारा अग्नि देने को गोबर पुट कहते हैं। इसका उपयोग रस भस्म सिद्ध करने में होता है, यानी गोबर जो उसका चूर्ण बन जाता है और उसे जलाकर उसे उसकी अग्नि देकर जो पुट दिया जाता है, दैट इज नोन एज गोबर पुट। इसका उपयोग रस भस्म सिद्ध करने में किया जाता है, यानी पारद भस्म निर्माण में। समझ आया, गोबर पुट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है लावक पुट। तो लावक पुट को हम कर देते हैं लावक पुट। लावक पुट की बात करते हैं तो लावक पुट एक पल की मात्रा में शुष्क गोमय चूर्ण या तुष के ऊपर द्रव्य युक्त मूषा को रखकर अग्नि प्राप्त करके जो पुट देते हैं उसे लावक पुट कहते हैं। इसका उपयोग अत्यंत मृदु द्रव्य के पाक के लिए किया जाता है। इसमें जो चीज़ याद करनी है वो है सिर्फ एक पल की मात्रा। क्या होता है कि एक पल की मात्रा में शुष्क गोमय चूर्ण या तुष के ऊपर द्रवयुक्त मूषा को रखकर अग्नि प्रतप्त करके जो पुट देते हैं उसे लावक पुट कहते हैं। यानी इसमें है तो गोमय चूर्ण ही या तुष है, लेकिन इसमें सिर्फ मात्रा याद रखनी है, वो है एक पल। याद कैसे करोगे? लावक ला से शुरू हो रहा है तो पल कितना होगा इसमें? एक पल। ठीक है, आप कमेंट में बताओगे कि एक पल में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट में बताओगे। चलिए नेक्स्ट है कुक्कुट पुट। कुक्कुट पुट को पहले हम अंडरलाइन करते हैं, कुक्कुट पुट। चलिए कुक्कुट पुट में क्या है कि भूमि में दो वितास्ती लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदकर उसके आधे भाग में उपले भरकर संपुट को रखकर फिर शेष उपले भरकर अग्नि दी जाती है। इसे कुक्कुट पुट कहते हैं। आचार्यों में कुक्कुट पुट के बारे में मतभिन्नता है। यदि एक हाथ लंबे चौड़े और गहरे 10 अन्य उपले द्वारा अग्नि देने में, ठीक है, एक विस्तृत एक पिता से जोड़ा गहरा गड्ढा। देखो अलग अलग आचार्य के इसमें अलग है, आपका जो मन करे वो याद कर लो। ठीक है, जो किसी कोई भी एक याद कर लो। ठीक है, ये वाला याद कर लो कि एक हाथ लंबा और चौड़ा और गहरा जिसमें 10 वन्य उपले रखे जाते हैं वो क्या है? कुक्कुट पुट है। बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कपोत और वारा। तो पहले कपोत फिर वाराह पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों मैंने कर दिया। कपोत देखते हैं। कपोत भूमि के अंदर एक छोटा गड्ढा खोद कर 8 वन्य उपले, इसमें कितने हैं? 8, उसमें कितने थे? 10। ठीक है, तो इसमें 8 वन्य उपलों द्वारा औषध युक्त पारद को भस्म करने के लिए शराब संपुट कर अग्नि देने को कपोत पुट कहते हैं। बस इसमें यही नंबर याद रखने के कितने उपले, कुक्कुट में 10 हैं और कपोत में 8 हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वारा पुट की। एक अरतनी यानी 22 अंगुल। याद ये रखना है कि इसमें कितना? एक अरतनी यानी 22 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा चकोर गड्ढा खोद कर नीचे 350, मध्य में शराब संपुट तथा ऊपर से 150 उपले रखकर अग्नि दी जाती है। इसे वाराह पुट कहते हैं। इसका प्रयोग अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्णमाक्षिक भस्म बनाने में किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। समझ आया? कितना लंबा गड्ढा? एक अरतनी। ठीक है, एक अरतनी। वारा पुट में एक अरतनी लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें 350 उपले नीचे, उसके ऊपर शराब संपुट और उसके ऊपर 150 उपले रखकर अग्नि दी जाती है। और इसका प्रयोग अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्णमाक्षिक भस्म बनाने के लिए किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वाराह पुट के बाद हम गजपुट और महापुट की बात करेंगे। गजपुट और महापुट, महापुट और गजपुट। ठीक है, चलिए गजपुट की बात करते हैं। तो राजा के हाथ के बराबर यानी 30 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदकर 350 उपले कंठ तक भरकर फिर मूषा या शराब संपुट को रखकर 250 उपले उसके ऊपर से रखकर अग्नि दी जाती है। यानी टोटल इसमें 1000 उपले होते हैं और इसमें हमने पढ़ा था टोटल कितने होते हैं? 500।
ठीक है। वारा पुट में 500, गज पुट में 1000 उपले होते हैं, जिसमें से 750 नीचे, उसके ऊपर शराव संपुट और उसके ऊपर रिमेनिंग 250 उपले रखे जाते हैं। और इसमें जो गज पुट है वो कितना है, राजा के हाथ के बराबर है, जो कि 30 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जाता है। महापुट की बात करते हैं तो भूमि में 2 हाथ लंबा यानी 48 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदकर 1000 उपले नीचे और 500 उपले ऊपर यानी टोटल 1500 यानी 1000 नीचे, फिर बीच में शराब संपुट और 500 उसके ऊपर डाले जाते हैं। इसका उपयोग लौह, अभ्रक, ताम्र आदि द्रव्यों की भस्म बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जो याद करने तो वो प्रमाण याद रखना है, उपले याद करने और किसके लिए किया जाता है, बस इतना इसमें याद रखना है। ऐसे चाहो तो आप टेबल के फॉर्म में बनाकर पेज पर याद कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं सिलेबस में, अब हमारे जो बचे हैं वालुका, भूधर और कुंभ। तो कुंभ, बालुका और भूधर। ठीक है। तो कुंभ की बात करते हैं तो एक दृढ़ बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर, कुंभ का मतलब घड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये समझ लेना, उसमें तूष भरकर मध्य में शराब संपुट रख कर फिर तूष भरकर अग्नि दी जाती है। तूष का मतलब भूसा। ठीक है। तो मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें पहले भूसा भरा, उसके ऊपर से हमने शराब रखा, फिर से भूसा भर दिया और अग्नि दे दी। इसे कुंभपुट या भांडपुट कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हड़ताल, सोमल आदि के लिए किया जाता है। बालू का मतलब समझते हो, रेत। तो औषधि युक्त मूषा के ऊपर नीचे और चारों ओर से प्रतप्त बालू यानी गर्म बालू से ढककर जो पुट दिया जाता है उसे बालू का पुट कहते हैं। इसका उपयोग हड़ताल, सोमल आदि की भस्म बनाने में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी दोनों सेम है, सोमल और हड़ताल। भूधर पुट की बात करते हैं, भूमि घृत में औषधयुक्त, भू का मतलब है ज़मीन, औषधयुक्त मूषा रखकर उसके चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी या बालू को रखकर ढक दिया जाए, फिर ऊपर वन्य उपल बिछाकर अग्नि दी जाती है। इसे भूधर पुट कहते हैं। इसका उपयोग पारद एवं सांख्य भस्म बनाने में किया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने पाताल यंत्र में बताया था कि ये पाताल यंत्र मैंने आपको बताया था, ये धरती है, इसके नीचे गड्ढा खोदा, वो रखा और ऊपर से उपले दिए जाते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही है, ये धरती है, इसके 2 अंगुल यहाँ तक औषध रखा, इसके ऊपर फिर से मिट्टी डाली और यहाँ पर हमने उपले देके इसे क्या दिया है, पुट दिया है। तो ये होता है भूधर पुट। तो यहाँ तक हमारा टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पुट कर लिए। भूधर हो गया है, वालुका हो गया, कुंभ हो गया, जैसे भांड। ठीक है। जैसे क्या बोला जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गया, कुंभ, भांड, पुट भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पुट था जो सिलेबस में थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं एक-एक करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।